स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में हम आपका आरआरबी एनटीपीसी का सुपर मॉक यानी कि सुपर सेट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम आपके 5 मॉक कंडक्ट कराने वाले हैं। अभी तक आप लोगों को पता ही होगा कि हम पीवाईक्यू सीरीज भी आप लोगों की करा चुके हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपके कवर करा चुके हैं। तो अब आपका रहता है सुपर सेट की बारी आती है। तो अब हम आपको 5 सुपर सेट देंगे आपके एग्जाम से पहले तक, यानी कि 4 तारीख तक हम आपको 5 सुपर सेट दे चुके होंगे। तो लास्ट में आप अपना स्कोर भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इस सुपर सेट में कितना स्कोर किया। और इसमें हम फुल मॉक के तरीके से 40 प्रश्न ही आपके डिस्कस करने वाले हैं। हूबहू आपको एग्ज़ाम जैसा फील दिलाने की कोशिश करते हैं इसमें। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो आपके 3 कथन दिए गए हैं। उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, वह लाहौर का गवर्नर था, उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शनों में से राइट चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए दिया गया है, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से विवाह किया था, ये भी आपका सही है। वह लाहौर का गवर्नर था, तो ये आपका गलत है। और उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, तो ये भी आपका सही है। तो ये 1 और 3 इसके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको कूट दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है। तो 1 और 3 किस में सही दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 और 3। इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो गुलाम वंश का वो वास्तविक संस्थापक यानी कि दिल्ली सल्तनत का भी वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और पहला गुलाम वंश का सुल्तान था। इससे पहले गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इल्तुतमिश को जो है वो वास्तविक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश का समय काल क्या था? तो 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल रहा और ये एलवरी वंश से संबंधित था। इसके बाद इसने अपनी पुत्री जो रजिया सुल्तान थी उसको उत्तराधिकारी बनाया था। और रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा था। यहाँ पे हम नॉर्मली डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले हैं जैसा कि पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड में कर रहे थे। यहाँ पे जस्ट हम क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप लोग एक आइडिया लग सके कि आप भी कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो लास्ट में हम आपसे इसका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगा वो भी आपको बताएंगे, इस मॉक में कितना स्कोर सही था। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये राज्यों के 2 समूह दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि किन 2 राज्यों के समूह की जनसंख्या मिला के 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इन दोनों के समूह को मिला के जो जनसंख्या थी इनकी 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ये 2 राज्य सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है। वही तीसरा नंबर देखें तो तीसरे नंबर पर कौन आता है? तो उसमें राइट आंसर होगा बिहार का तीसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से आता है। वहीं सबसे कम किस में है? तो सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? मार्च, मई, जुलाई और दिसंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका दिसंबर होगा। दिसंबर में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। और ये कब से कब तक चलता है? तो और ये त्यौहार जो है ये आपका नागालैंड का त्यौहार है। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ का त्यौहार है? नागालैंड का ये त्यौहार है। और 1 से लेके 10 दिसंबर तक इसको मनाया जाता है। और इसको हम त्योहारों के त्यौहार की भी संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 148 CAG से संबंधित है। CAG इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 साल, जो भी इसमें से पहले हो जाता है यही इसका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपको भारत के किसी राज्य में रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी है तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होगा? तो ये किस क्षेत्र से होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत के क्षेत्र से इसे हम सलाह दे सकते हैं तिल की खेती करने के लिए। ये आपका प्रश्न जो था SI में पूछा गया था, RPF SI का। और यहाँ पे हमने लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं के प्रीवियस ईयर बेसिस भी इसमें इंक्लूड किए हैं मॉक्स में। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है। सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें भी स्टैटिक जीके आता है, तो डिस्क्रिप्शन से आप इसे परचेज कर सकते हैं। किस भारतीय राज्य की नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों के साथ सीमा है? तो किस देश की सीमा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। अगला आता है भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिमी सीमा पर स्थित है, तो कौन सा होगा? ये अरावली पहाड़ी जो है भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न आता है नव विकसित महासीर हेचरी और क्रैश वाटर इथियोलॉजी और सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मणिपुर विश्वविद्यालय में इसको शुभारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मालाबार 2024 का युद्ध अभ्यास कहाँ पर किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में मालाबार युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। और आप सभी लोगों को बता दें कि आप लोग हमारे आंसर बताने से पहले अपना आंसर जरूर लिख के रखें, जिससे आप अपना आंसर चेंज नहीं कर पाएँ और बाद में आपको वास्तविक सा पता चले कि आपने कितने, क्योंकि ऐसा होगा कि आप मन में सोचेंगे तो आप आंसर फिर हमारा आंसर देख के चेंज कर देंगे, तो फिर वहाँ पे आपकी जो कैलकुलेशन होगी राइट आंसर्स की वो सही नहीं हो पाएगी। तो आप हमारे बताने से पहले या आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, हम आपको टाइम भी दे रहे हैं आंसर बताने का, तो हमारे बताने से पहले आप आंसर अपना ज़रूर लिख के रखें और लास्ट में कमेंट में आप लोग जरूर हमें बताएं कि कितना आपने इस मॉक में स्कोर किया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्राविधान संविधान में लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी PYQs में और एक्सपेक्टेड में, पकानी कोका दयो दसम, दसम में जो माँ होता था वो महाभियोग होता है, और महाभियोग कितने में होता है? तो आर्टिकल 61 में ये आपका महाभियोग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूरब से पश्चिम तक सही क्रम क्या है? तो ये आपको बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं और पूरब से पश्चिम की ओर आपको इनको सही क्रम में लगाना है। तो पूरब से पश्चिम की ओर हम लगाते हैं, तो सबसे पहले पूरब में कौन सा आता है? तो यहाँ पे ये आपका होगा सुंदरबन। तो पहले तो आपका सुंदरबन आ जाएगा 1 नंबर का, इसके बाद आपका ये अचनाकार और अमरकंटक ये होता है, फिर ये आएगा आपका, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर आएगा आपका, ये सिमलीपल आएगा, सॉरी ये आपका देखिए पूरब से पश्चिम तक लगाना है। तो पहले आपका क्या होगा? तो पहले आपका 1 होगा, इसके बाद आपका सिमलीपल आता है, तो फिर इसके बाद 4 होगा, फिर इसके बाद ये अचनाकमार और अमरकंटक आता है, तो इसके बाद 3 होगा, और फिर ये आपका बचा 2। तो ये 1 4 3 2 ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर क्रम है। पहले सुंदरबन, सिमलीपल और अमरकंटक, इसके बाद पंचमढ़ी। तो यहाँ पे हम कूट में अब देखेंगे 1 4 3 2 किस में मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ये आपका होगा 1 4 3 2। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है? तो व्हाइट टाइगर पुस्तक की किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा अरविंद अडगिया। अरविंद अडगिया के द्वारा द व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है ये आपकी लिखी गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो नेटवर्क है इनमें से आपका कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में FRBMA की विशेषता क्या है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग पॉज करके इनको पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद 0.3% की कमी, ये 2003 FRBA प्रबंधन की विशेषता थी। अगला प्रश्न आता है भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो जो चरम निर्धनता होती है इसको जो अनुमान लगाया जाता है ये किस डेटा स्रोत से इसका अनुमान लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घरेलू उपभोक्ता व्यय संरक्षण से इसका अनुमान लगाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की
स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये आर्टिकल आपका कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 30 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार भारतीय संविधान से लिया गया है। तो ये किस देश से, जो भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो ये किस देश के संविधान से की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रूस इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक डैश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे कम किसका था? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नाबार्ड की एक सहायक कंपनी व्यक्तियों और अन्य कंपनियों के संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है? तो ये कौन सी कंपनी है? तो ये आपकी जो कंपनी है, ये नैब वेंचर्स करके ये आपकी एक कंपनी है जो नाबार्ड की सहायक कंपनियों को और अन्य कानूनी संस्थाएं जो हैं उनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है। तो नैब वेंचर ये आपकी कंपनी होगी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोना संक्रमण, यानी कि जो सैल्मोना इन्फेक्शन होता है, का एक लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं और उसमें से आपको बताना है कि सैल्मोना का जो इन्फेक्शन होता है उनमें से कौन सा लक्षण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वॉमिटिंग। उल्टी जो होता है ये सैल्मोनेला इन्फेक्शन का एक लक्षण नहीं होता है। बाकी डायरिया, फीवर और पेट में ऐंठन, ये आपके तीनों के तीनों इस इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि IMD के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा पोस्ट मानसून सीजन, आपका अक्टूबर से दिसंबर तक महसूस किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला आता है, पर्दा यानी कि स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो स्क्रीन पर जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो ये आपके वास्तविक यानी कि रियल होते हैं। कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कब मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको मान्यता दी गई है। और ये टोटल कितनी है? तो ये आपकी टोटल 15 हैं आपकी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। गरबा सबसे नया है, इससे पहले दुर्गा पूजा को दिया गया था। गरबा कहाँ का है? 15वां जो है वो आपका गरबा गुजरात का, इससे पहले दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की थी। बेंदी खलम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बेंदी खलम नृत्य जो है इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है मेघालय। बेंदी खलम जो है ये आपका मेघालय से संबंधित है। पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है। तो पंजाब राज्य से जो संगीत का एक मुखर रूप है वो कौन सा होगा? तो वो है आपका टप्पा संगीत। टप्पा संगीत जो है ये आपका पंजाब से संबंधित, और पुंथुरु ये तमिलनाडु का नववर्ष त्यौहार है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पे खेला जाता है? ये भी हम आपको प्रश्न डिस्कस करा चुके हैं। जो सेट नंबर हमने एक्सपेक्टेड में कराया था 8 में वो है। तो ये विंबलडन किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ग्रास कोर्ट पे ये आपका विंबलडन खेला जाता है, और सॉयल कोर्ट पे फ्रांस ओपन खेला जाता है। मैंने ये बताया था फ्रांस जो गोरे लोग होते हैं और उनको मिट्टी से क्या होती है तो दिक्कत होती है, तो ये आपका सॉयल कोर्ट पर खेला जाता है। बेल्जियम और नीदरलैंड किस खेल के वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे? तो बेल्जियम और जो नीदरलैंड है ये किस खेल के वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हॉकी वर्ल्ड कप को बेल्जियम और नीदरलैंड जो है ये आपके होस्ट करने वाले हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कौन थी इस समय? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और इसी पंचवर्षीय योजना में आपका 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था, इनकी 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। 1951 से आपकी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न आता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 2025 में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका
151। और इससे पहले 2024 का सूचकांक क्या था भारत का, तो वो था आपका 159, जो कि अब स्थिति सुधर के आई है। 160 देशों में ये स्थिति है भारत की प्रेस की। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की, तो 50वें G7 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की है, ये किस देश के द्वारा मेजबानी की गई, तो इटली के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। और इटली की प्रधानमंत्री कौन है, तो जॉर्जिया मेलोनी, यानी कि मेलोडी से भी आप याद रख सकते हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन थे भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से जो होस्ट करने गए थे ये आपके मोदी जी गए थे। अगला आता है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है, तो शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। ये आपका शरीर में कैल्शियम का स्तर जो है वो बनाने में मदद करता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है, तो लाइपेज जो एंजाइम होता है ये किस अंग के द्वारा स्त्रावित होता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसका राइट आंसर होगा अग्नाशय के द्वारा। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बॉक्साइट जो है आपका ये एल्युमिनियम का अयस्क है। मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो ये कौन सी ग्रंथि जो है वो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो उसका राइट आंसर होगा पैराथायरॉयड ग्रंथि। ये आपके कैल्शियम के संतुलन को नियंत्रित करती है। प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर किस महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कार्तिक। जो कार्तिक होता है उसी के पूर्णिमा की तिथि को आपकी गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 7 रंगों का मिश्रण होता है। बेबिग्योर ये फॉर्मेशन हम आपको बता भी चुके हैं। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्लैक पगोडा के नाम से हम किस मंदिर को जानते हैं, सूर्य मंदिर कोणार्क। जो कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है उसी को हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो ओपेरा, विकिपीडिया, गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स, इनमें से कौन सा एक आपका वेब ब्राउजर नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा विकिपीडिया। ये आपका एक वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी ओपेरा, गूगल क्रोम और मोजिला फायरबॉक्स ये सभी के सभी आपके वेब ब्राउज़र हैं। तो ये था आपका सुपरसेट 1 का फुल मॉक। और आप लोग हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको मॉक कैसा लगा, और अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं कि आपने 40 में से कितना स्कोर किया। अगर हम इसके स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर इसका 20+ रहना चाहिए, और अगर बेस्ट स्कोर देखा जाए तो 30+ यहाँ पे बेस्ट स्कोर रहने वाला है। जो आपके 2 से 3 प्रश्न आपके कूट वाले थे उनमें आपको समस्या आ सकती है। बाकी ओवरऑल लेवल जो था वो मीडियम ही बनाया गया था, ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट लेवल का ये मॉक तैयार किया गया था। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर स्कोर बताएं। और ये रहा आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1940, 1942, 1945 और 1955। तो इसका आंसर और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मॉक टेस्ट अगर आपने अभी तक NTPC के फुल मॉक नहीं दिए गए हैं तो अभी भी यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप NTPC के मॉक दे सकते हैं। बाकी ई बुक परचेज करना चाहें तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और PDF के लिए कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक हमने पिन करके रखा है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें वीडियो को। धन्यवाद।